हेलो बच्चों, मैं लोकेश जैन आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता ग्रुप के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के प्रथम अध्याय की, जिसका शीर्षक है जीवों में जनन। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है कि जीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं और इन लक्षणों के आधार पर हम इन जीवों को निर्जीवों से अलग कर देते हैं। जैसे कि ये लक्षण हैं वृद्धि, प्रजनन। इसके अतिरिक्त जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रतिक्रिया देते हैं। जीव वृद्धि करते हैं, प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रतिक्रिया देते हैं। इनमें कॉन्शियसनेस पाई जाती है, चेतना पाई जाती है। ये उपापचय प्रदर्शित करते हैं। इनमें विशिष्ट शारीरिक संगठन पाया जाता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये निर्जीवों से अलग हैं। इन्हीं जीवों को हम केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर दो समूह में विभाजित करते हैं, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव वो जीव हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, वहीं यूकैरियोटिक जीव वो हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इन जीवों को हम एक दूसरे तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं तो कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। प्यारे बच्चों, RH विटाकर इन समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। ये 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो 5 जगत हैं, इन 5 जगत में से एक जगत ऐसा है जिसके सभी सदस्य प्रोकैरियोटिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। वहीं बाकी के जो 4 किंगडम हैं, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, यानी कि इनके सदस्य यूकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा के सदस्य प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के सदस्य ये यूकैरियोटिक होते हैं। अर्थात इनमें केंद्रक मिलेगा, इसमें केंद्रक हमें नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर जितने भी जीव मिलते हैं, उन जीव का एक जीवन काल होता है, एक जीवन अवधि होती है। इसी जीवन अवधि को हम लाइफ स्पान भी कहते हैं। लाइफ स्पान क्या है? ये लाइफ स्पान, लाइफ स्पान एक समय है जो कि ये बताता है कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। कोई जीव जन्म लेता है, जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु कितने समय में हो जाती है, ये उसका जीवन अवधि कहलाता है। ये जीवन अवधि अलग अलग जातियों के सदस्यों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे हमारे सामने जो स्लाइड है, इसमें हाथी का जिक्र किया गया है। हाथी का जीवन काल लगभग होता है 60 से 70 साल का। इसी तरह घोड़े का 20 से 25 साल और पेड़ का लगभग 500 से, बरगद के पेड़ का 500 से 1000 साल या 1000 वर्ष। ऐसी कई सारे उदाहरण हमारी बुक में दिए हुए हैं। जैसे गुलाब का पौधा, उसका जीवन काल लगभग 6 साल होता है। वहीं अगर हम गेहूं के पौधे की बात करें तो वो लगभग 4 महीने में अपना जीवन काल पूरा कर लेता है। प्यारे बच्चों, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनका जीवन अवधि बहुत कम होता है। जैसे फल मक्खी। फल मक्खी अपना जीवन काल लगभग 21 दिनों में पूर्ण कर लेती हैं। तो ये था जीवन अवधि के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है प्रजनन। प्रजनन जिसे हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन भी कह रहे हैं। क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रम है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं। प्रजनन एक जैविक प्रक्रम है
जिसमें जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं। प्रजनन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ये सभी प्रजनन में भाग लेते हैं, अपने समान नए जीवों को बनाते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के हम उदाहरण देखते हैं। एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, चाहे उनमें केंद्रक उपस्थित हो अथवा ना हो, ये दूसरी बात है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा आदि। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम युगलिना आदि। बच्चों, इन उदाहरणों में जीवाणु और माइकोप्लाज्मा ऐसे उदाहरण हैं जो कि प्रोकैरियोटिक हैं, एक कोशिकीय भी हैं और प्रोकैरियोटिक भी हैं। बाकी के जो उदाहरण हमने यहाँ दिए हैं उसमें अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम युगलिना, ये एक कोशिकीय हैं और साथ के साथ यूकैरियोटिक भी हैं। इसके अलावा अगर हम बहुकोशीय जीवों के उदाहरण देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। इसमें से हम सामान्य रूप से बात करें तो फंजाई, जिन्हें हम कवक कह रहे हैं, प्लांट्स, पादप, एनिमल्स, जंतु, ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, प्रजनन को हम मुख्य रूप से दो विधियों में विभाजित कर सकते हैं। प्रजनन की दो विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम बात करेंगे कि ये अलैंगिक जनन क्या होता है। प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन के सामान्य लक्षणों की बात करें हम। अलैंगिक एक सरल प्रकार का प्रजनन है या जनन है, जिसके अंदर जनन के दौरान कोशिका अथवा जीवों में अर्धसूत्रण नहीं होता है एवं युग्मक संलयन भी नहीं पाया जाता है। युग्मक संलयन नहीं पाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये इस अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जनक भाग लेता है, इसमें दो जनक भाग नहीं लेते हैं, एक ही जनक भाग लेता है और साथ के साथ यहाँ पर अर्धसूत्रण नहीं होता है, यहाँ पर युग्मकों का संलयन नहीं होता है। इस संलयन को हम सिनगेमी के नाम से भी जानते हैं, सिनगेमी, जिसको हम दूसरे शब्दों में निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी अलैंगिक जनन का एक और नाम है, एक विशेष नाम है, और वो है असंग जनन। असंग जनन, जिसे हम एपोमिक्सिस के नाम से भी जानते हैं। एपोमिक्सिस, ये एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस पादपों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का अलैंगिक जनन है और इसके बारे में हम डिटेल के अंदर विस्तृत रूप से हम चैप्टर 2 के अंदर लास्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार किसानों को फ़ायदेमंद हो सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो एपोमिक्सिस हम बाद में पढ़ेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर हम ये जान लें कि एपोमिक्सिस या असंग जनन भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है या अलैंगिक जनन का ही एक विशेष नाम है। प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न हुई संततियाँ, अलैंगिक जनन से नए जीव बनेंगे। जब नए जीव बनेंगे तो ये जीव परस्पर आपस में समान आनुवांशिक सूचना रखने वाले होंगे। साथ के साथ यही जीव अपने पैतृक से भी समान आनुवांशिक सूचना रखते हैं। देखो कितनी विशिष्ट बात है, बिल्कुल सेम टू सेम आनुवांशिक सूचना, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम आनुवांशिक सूचना जनकों के अंदर जो है वही सेम टू सेम जो बने हुए जीव हैं उनमें भी है। यानी कि ये सभी परस्पर समान आनुवांशिक सूचना रख रहे हैं, तो इन्हें हम नाम देते हैं क्लोन, CLONE, क्लोन। प्यारे बच्चों, आपकी बुक के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जीवों को हम क्लोन क्यों कहते हैं। तो उसका कारण यही है कि बनने वाली संततियाँ समान आनुवांशिक सूचनाएं रखती हैं और इसी वजह से इन्हें हम
क्लोन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बात करें। अलैंगिक जनन कई तरीकों से पाया जाता है, इसकी कई सारी विधियां हैं। मैं इन विधियों को एक तालिका के रूप में आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। लगभग 8 हमारे पास ये विधियां हैं। इसके अतिरिक्त और भी हम बात कर सकते हैं, और भी हो सकती है, पर मुख्य रूप से हम 8 विधियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सामान्य विधियां हैं, बहुत सरल विधियां हैं, कोई तनाव नहीं लेना है, आराम से समझेंगे, बहुत सरल प्रक्रिया से समझेंगे। बच्चों, ये विधियां हैं द्विखंडन, जिसे अंग्रेजी में हम बाइनरी फिशन कह रहे हैं। नाम से पता चल रहा है दो जीवों का निर्माण होगा। विखंडन, कलिका निर्माण, पुटिका भवन, बीजाणु जनन, जैम्यूल्स का निर्माण, कायिक प्रवर्धन, और अंतिम है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसके अंदर हम विशेष रूप से प्रयोगशालाओं के अंदर पादपों के छोटे से भाग से, छोटे से जीवित भाग से हम कई सारे नए पौधों को विकसित कर लेते हैं। आइए अलैंगिक जनन की प्रथम विधि की बात करते हैं, जिसका नाम है द्विखंडन। द्विखंडन, बाइनरी फिशन, ये एक ऐसी विधि है जिसके अंदर एक कोशिका अंततः 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में एक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जो कि अमीबा का चित्र है। अमीबा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सेल है। इस कोशिका में आप देखिए, यहाँ पर आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है। यह केंद्रक लाल रंग का है, आराम से दिखाई दे रहा है। इस कोशिका में एक ही केंद्रक है। कुछ समय पश्चात ये केंद्रक 2 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको ये 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, 2 लाल कलर के केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। इन केंद्रकों के बनने के पश्चात इन कोशिकाओं के अंदर उपस्थित, यानी कि इस कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य आगे विभाजित होता है, केंद्रक के चारों तरफ विभाजित होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य आ गया है और अंततः ये दोनों कोशिकाएं अब पूर्णता की ओर जाती हैं, यानी फ्यूचर में अलग होने वाली हैं। ये कोशिका जिसमें 2 जगह केंद्रक है, 2 जगह विभिन्न कोशिकांग हो चुके हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन होने जा रहा है, हो रहा है और अंततः ये 2 पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है। तो इस तरह से सरल जीवों के अंदर, एक कोशिकीय जीवों के अंदर द्विविखंडन विधि के द्वारा विभाजन पाया जाता है और इसका सबसे सामान्य उदाहरण है अमीबा। इसके अतिरिक्त विभिन्न जीवाणुओं में भी ये विधि पाई जाती है। बच्चों, हमारे घर का ही एक उदाहरण आपको बताता हूँ, अपने घरों का उदाहरण बताता हूँ, जिसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस प्रकार द्विखंडन होता है। बच्चों, घर में हम दूध से दही बनाते हैं, तो दूध में हम कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ डालते हैं जिसे हम कहते हैं जामन, और अंग्रेजी में इसे हम नाम देते हैं इनोकुलम। इस इनोकुलम को जब हम दूध में डालते हैं, जामन को डालते हैं, तो वास्तव में हम कुछ जीवाणुओं को दूध में डाल रहे हैं। ये जीवाणु इस नए वातावरण में जाके तेज़ी से वृद्धि करते हैं और अपने जैसे नए जीवाणुओं का निर्माण कर लेते हैं और कुछ ही समय में ये दूध की जो पात्र है, दूध का जो पात्र है, वो दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध पात्र में उपस्थित दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जीवाणु इसी द्विखंडन विधि के द्वारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं बनाते हैं और पूरा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। इन जीवाणुओं को
केवल 20 मिनट लगते हैं 1 से 2 कोशिका बनाने में या 2 से 4 कोशिका बनाने में। ठीक है, तो पहले 20 मिनट में 1 से 2, फिर अगले 20 मिनट में 2 से 4, फिर अगले 20 मिनट में 4 से 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से ये जीवाणु अलैंगिक जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि के द्वारा अपनी संख्या में तेज़ी से वृद्धि कर लेते हैं। अब हम एक अगली विधि की बात करते हैं जिसका नाम है विखंडन। विखंडन एक अलग तरह की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार शैवाल जैसे जीवों में एक तंतुवत, एक फिलामेंटस शैवाल अपने जैसी कई सारे शैवाल बना लेता है। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पर स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा एक ऐसा शैवाल है जो अपने शरीर में काफ़ी लंबाई में होता है और ये एक कोशिकाएं लंबाई में लगी होती हैं और इससे एक फिलामेंट बनता है, एक तंतु बनता है और इस तंतु का नाम है स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा हरा शैवाल है और ये तालाबों में पाया जाता है। इसको हम पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं, तालाब की रेशम के नाम से भी जानते हैं। ये जब लंबा तंतुवत शैवाल किसी दबाव के कारण, किसी प्रेशर के कारण, परिस्थितिवश अगर कुछ जगह से टूट जाता है तो टूटने के बाद बच्चों प्रत्येक टुकड़ा अपनी पूरी लंबाई को प्राप्त कर लेता है, कोशिका विभाजन करता है और अपनी पूरी लंबाई को प्राप्त कर लेता है। मैं इसको और अच्छे तरह से ऐसे अगर आपको समझाऊं तो यूँ समझिए कि हमारे पास एक तंतु है 100 कोशिकाओं का, इसके 4 टुकड़े हो गए, प्रत्येक टुकड़ा 25 कोशिकाओं का बन गया है किसी कारण से, और ये 25 कोशिकाओं का एक छोटा सा टुकड़ा पुनः कुछ समय बाद 100 कोशिकाओं का हो जाता है कोशिका विभाजन करके। तो इस तरह से हमें उस एक शैवाल के एक तंतु से हमें 4 शैवाल प्राप्त हो जाते हैं। ये एक विशेष विधि है जो कि शैवालों में पाई जाती है, बहुखंडन, या जिसको हम विखंडन का नाम भी देते हैं। लंबे तंतुवत शैवालों में एवं अन्य जीवों में विखंडन के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। उदाहरण स्पाइरोगायरा। अब हम एक तीसरी विधि की बात कर रहे हैं जो है बडिंग, कलिका निर्माण। कलिका निर्माण बच्चों, ये तो हमें पता ही है कि जीव एक कोशिकी भी होते हैं और बहुकोशिकी भी होते हैं। तो जो बड है वो इनमें एक कोशिकी जीवों में भी बनती है तो बहुकोशिकी जीवों में भी बनती है। अब बड क्या है? बड शरीर के पार्श्व से छोटी सी संरचना विकसित होती है। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में शरीर के पार्श्व से एक छोटी संरचना विकसित होती है और इस संरचना के अंदर विभाजित हुआ केंद्रक चला जाता है, कोशिकांग चले जाते हैं, कोशिका द्रव्य चला जाता है, और इस तरह से यहाँ पर कुछ समय बाद ये बड, ये कलिका उस मुख्य शरीर से अलग हो जाती है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लेती है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पहला चित्र है बच्चों, ये ईस्ट का है। ईस्ट एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिसको हम प्रोटिस्टा किंगडम में भी पढ़ते हैं। और इस ईस्ट में आप देखिए, यहाँ पर एक केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है गहरे हरे रंग का। ये केंद्रक पार्श्व में गति करता है और 2 केंद्रकों में विभाजित हो रहा है। आगे इस केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ता है, नए कोशिकांग जो बनते हैं वो कोशिकांग इसमें आ जाते हैं और इस बड का, इस कलिका का आयतन और बड़ा होता है और फाइनली अंततः यह इससे अलग हो जाती है। ये बड इस कोशिका से अलग हो जाती है और
इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर 2 स्वतंत्र जीवों का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बहुकोशिकीय जीवों में भी बडिंग पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हाइड्रा का। बच्चों, हाइड्रा जलीय जीव है और इस बहुकोशिकीय जीव के अंदर भी पार्श्व में कलिका बनती है, बड बनती है। यहाँ पर आप देखिए, इस चित्र में आपको एक बड दिखाई दे रही है जो कि मुख्य शरीर के बगल से निकल रही है। ये बड भी बहुकोशिकीय है और जीव का शरीर भी बहुकोशिकीय, जबकि इस वाले उदाहरण में ये जो ईस्ट है ये एक कोशिकीय है और बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाएं भी एक कोशिकीय हैं। यहाँ पर मुख्य शरीर भी बहुकोशिकीय है तो बनने वाली बड भी बहुकोशिकीय है। तो हाइड्रा एक ऐसा उदाहरण है जो जिनमें बडिंग पाई जाती है और ये बहुकोशिकीय है। तो ऐसे और भी उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एक अन्य विधि पे जा रहे हैं जिसका नाम है पुटिभवन, सिस्ट फॉर्मेशन। हम ये जानेंगे सिस्ट क्या होता है, किन में बनता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ सरल जीव ऐसे हैं जो विशेष विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने जीव द्रव्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। इस जीव द्रव्य को सुरक्षित रखने के लिए उनको अपने चारों ओर कोई आवरण बनाना पड़ता है जिससे कि जो जीव द्रव्य है वो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण प्रभावित ना हो, चाहे वो तापमान हो, चाहे वो विकिरण हो, चाहे सूखापन हो। तो कुछ जीवों के अंदर अपने जीव द्रव्य को सुरक्षा देने के उद्देश्य से उनमें एक विशेष प्रकार की भित्ति का निर्माण होता है जिसे हम पुटिका भित्ति का नाम देते हैं। अमीबा जैसे जीव विपरीत परिस्थितियों में अपने कोशिका द्रव्य के चारों ओर सुरक्षात्मक भित्ति का निर्माण कर लेते हैं और उस कोशिका में उपस्थित केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका द्रव्य विभाजित होकर छोटे छोटे स्यूडोपोडियो स्पोर बना लेता है। देखिए, यहाँ पर मैं जो उदाहरण लिया है मैंने ये अमीबा का लिया है और इस अमीबा के अंदर कई सारे केंद्रक हैं। बहुकेंद्र की अमीबा है। जब ये बहुकेंद्र की अमीबा विपरीत परिस्थितियों में आता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है, तो इसके चारों तरफ एक विशेष भित्ति का निर्माण होता है। इसमें उपस्थित केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और कोशिका द्रव्य के विभाजन के पश्चात ये छोटे छोटे सेल लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स। ये सूडोपोडियोस्पोर्स इस सुरक्षात्मक आवरण में हैं और इस पूरी संरचना को हम नाम दे रहे हैं सिस्ट या पुटिका। अब जब परिस्थितियां सामान्य होंगी, अनुकूल होंगी, तो ये सिस्ट, ये पुटिका फट जाएगी और इसमें से ये जो सूडोपोडियोस्पोर्स हैं वो वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। ये सूडोपोडियोस्पोर अब वातावरण से पोषण लेते हुए वृद्धि करेंगे, अपने कोशिका में और नए केंद्रकों का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से एक एकल अमीबा से कई सारे अमीबा बन जाते हैं सूडोपोडियोस्पोर से, और ये सूडोपोडियोस्पोर्स बनते हैं पुटिका के अंदर, सिस्ट के अंदर। तो पुटिका भवन के द्वारा भी जीव अलैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। हम अब 5वीं विधि की बात करते हैं जिसका नाम है बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस। ये बीजाणु जनन की अवस्था जीवों में तब आती है जब परिस्थितियां पुनः असामान्य होती है, परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं। तो सरल जीव अपने जीवन को बचाने के लिए बीजाणुओं का निर्माण करते हैं और ये बीजाणु अवस्था विश्रांति अवस्था होती है, यानी कि आराम की अवस्था होती है। उस विपरीत काल को सहने की अवस्था होती है जहाँ पर जीव अपने आप को बचाए रखता है। प्यारे बच्चों, सुखाए शरीर रखने वाले कुछ जीवों में बीजाणुओं का निर्माण पाया जाता है जिसके द्वारा ये जीव नई संतति बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ यहाँ पर। एक एग्जाम्पल है बच्चों क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा जीव है
जो एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक है, जल में पाया जाता है। इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर सामान्य रूप से एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन अब ये विपरीत परिस्थितियों में या परिपक्वता की अवस्था में अब हम अलैंगिक जनन की एक नई विधि का जिक्र करते हैं, जिसका नाम है बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस। सरल शरीर या सुकाय शरीर रखने वाले जीवों के अंदर अपनी जैसी नई संतति बनाने के लिए एक विशेष संरचना का निर्माण होता है, जिसका नाम है बीजाणु। ये बीजाणु अपने व्यवहार में गतिशील अथवा अगतिशील हो सकते हैं। सुकाय शरीर रखने वाले कुछ जीवों में बीजाणु निर्माण पाया जाता है, जिसके द्वारा ये जीव नई संतति बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण है हमारे पास, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलियम एवं म्यूकर। क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा का मेंबर है और इसके अंदर चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम जूस्पोर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये क्लेमाइडोमोनास की कोशिका है, जिसके अंदर कुछ स्पोर्स का निर्माण हुआ है, बीजाणुओं का निर्माण हुआ है, और ये बीजाणु के ऊपर आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है। ये संरचना कशाभिका है, फ्लैजिला है, और इसी फ्लैजिला के कारण ये बीजाणु पानी के अंदर गति कर पाते हैं। इसी वजह से ये कहलाते हैं चल बीजाणु। चल बीजाणु, जू स्पोर्स। वहीं कुछ अन्य उदाहरण हम देखें तो उसमें बनने वाले बीजाणु गतिशील नहीं होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम और म्यूकर। पेनिसिलियम के अंदर इन्हीं बीजाणुओं को कॉनिडियम का नाम दिया जाता है, जिसका बहुवचन होता है कॉनिडिया। कॉनिडियम एक वचन शब्द है और कॉनिडिया बहुवचन शब्द है। इस डायग्राम को आप पहचानें, ये है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम, जिसको हम पेंटर ब्रश के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत अच्छा फेमस कवक है। आपको याद होगा कि पेनिसिलिन ड्रग की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो इसी पेनिसिलियम का उपयोग हुआ था, इसके द्वारा ही उस ड्रग को प्राप्त किया गया था। तो पेनिसिलियम के अंदर अलैंगिक बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे हम कॉनिडियम नाम दे रहे हैं। ठीक इसी तरह बच्चों, एक और यहाँ पर कवक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कवक है म्यूकर या राइजोपस। चूँकि यहाँ पर इसमें आपको नीचे की तरफ राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं, मूलाभ दिखाई दे रहे हैं, तो ये राइजोपस है, म्यूकर नहीं है। इस राइजोपस के अंदर भी बीजाणु का निर्माण होता है। राइजोपस जैसे जीवों के अंदर लंबे तंतुवत कवक तंतु के शीर्ष पर एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है, जिसे हम बीजाणुधानी कहते हैं। स्पोरेंजिया उसका नाम देते हैं। इस स्पोरेंजिया में बीजाणुओं का निर्माण होता है। कुछ समय बाद, परिपक्व अवस्था में आने के बाद, ये बीजाणुधानी फट जाती है और इसमें से बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। इन बीजाणुओं को हम बीजाणुधानी बीजाणु कहते हैं, क्योंकि ये इस बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 तरह के बीजाणुओं का जिक्र किया है। एक है चल बीजाणु, जो कि क्लेमाइडोमोनास में प्रेजेंट है, फ्लैजिला के कारण गतिशील हैं। वहीं जो अगतिशील जीवाणु हैं, अगतिशील बीजाणु हैं, उन्हें हम कॉनिडिया नाम दे रहे हैं, और म्यूकर के अंदर उन्हें हम बीजाणुधानी बीजाणु का नाम दे रहे हैं। बच्चों, अब हम एक नई विधा पे जा रहे हैं, एक नई विधि पे जा रहे हैं, जिसका नाम है जैम्यूल निर्माण। बच्चों, एनिमल्स के अंदर एक समूह है जिसका नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा के सदस्य स्पंज कहलाते हैं, और स्पंज में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, और उस अलैंगिक जनन की विधि में ये जैम्यूल्स का निर्माण करते हैं। ये जैम्यूल्स वास्तव में आंतरिक कलिका हैं, इंटरनल बर्ड्स हैं, जो जीव के शरीर के अंदर बनती है। जब ये कलिका जीव के शरीर से अलग हो जाती है, इंटरनल बर्ड अलग हो जाती है, तो ये बर्ड
अपने आप में एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो स्पंज के अंदर ये विधि बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है, जैम्यूल्स का निर्माण। पोरीफेरा समूह के स्पंज जंतुओं में आंतरिक कलिकाओं का निर्माण होता है, जो कि मुख्य शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से नए जीव को बनाती है। इन कलिकाओं को ही जैम्यूल्स नाम दिया जाता है। देखिए ये जो डायग्राम है ये जैम्यूल्स का डायग्राम है। स्पंज के अंदर इनकी आंतरिक संरचना में ये इंटरनल बड्स के रूप में विकसित होती हैं और फिर ये शरीर से अलग होकर अपने आप एक नए जीव के रूप में विकसित होने लगती हैं। प्यारे बच्चों, एक नई और विधा पे हम जा रहे हैं, एक नई विधि पे जा रहे हैं, जो है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हम देखेंगे पादपों के अंदर। पादपों के कई भाग नए शरीर को बनाने की क्षमता रखते हैं, उनमें ये विशेषता पाई जाती है। पादपों के विभिन्न भाग आप जानते हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती हैं आदि। तो पौधों के ये भाग नए पौधों को विकसित कर सकते हैं। पौधों के इन भागों को हम नाम देते हैं कायिक प्रवर्ध, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पार्ट उस पादप के हिस्से, उस पौधे के हिस्से नए पौधों को विकसित कर सकते हैं। ये तने में हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे ट्यूबर एंड राइजोम की। ये पत्तियों के अंदर हो सकते हैं, जैसे कि हम आगे बात करेंगे पर्ण प्रकलिका और पर्णकलिकाओं की। ठीक है, तो हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पादपों के विभिन्न भाग नई संतति को पैदा करने की क्षमता रखते हैं और इन संरचनाओं को हम कहते हैं कायिक प्रवर्ध, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये संरचनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कंद एवं प्रकंद, ट्यूबर एंड राइजोम। प्यारे बच्चों, तने के अंदर आपको पता है पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। जहाँ पर पर्व संधियाँ होती हैं वहाँ से बड का निर्माण होता है, कलिकाएं निकलती है, पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। यदि किसी पौधे में, किसी पादप में अगर स्टेम, तना संघनित हो जाए, कंडेंस हो जाए, तो ये पर्व संधियाँ पास पास आ जाएंगी और इस संरचना में से निश्चित रूप से आगे कलिकाओं का निर्माण होगा। तो एक उदाहरण हम यहाँ देखते हैं आलू का, पोटैटो का ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो रही हैं। इन सुषुप्त कलिकाओं को हम यहाँ पर नाम देते हैं आँखें, आइज़, और यही आँखें बाद में कलिकाओं में विकसित होती है। आलू का वो छोटा सा भाग जिसमें कलिकाएं उपस्थित हैं, ये उपयुक्त परिस्थितियों के अंदर, अनुकूल परिस्थितियों के अंदर विकसित होकर एक नए पौधे को बना लेती हैं। आलू एक कंडेंस स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है, जहाँ पर हम आइस जहाँ पर उपस्थित है उन भागों से नए पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह तने का एक और रूपांतरण है, जहाँ पर पर्व संधियाँ संघनित भाग में, संघनित तने के अंदर पर्व संधियाँ विशेष प्रकार की संरचना से कवर होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं, जिन्हें हम शल्क पत्र कहते हैं या स्केल्स कहते हैं। ये स्केल्स के नीचे छुपी हुई जो कलिका है वो बाद में विकसित होकर नए पौधों को बना लेती हैं। इसका सामान्य उदाहरण है अदरक, अरबी, हल्दी आदि। यहाँ पर आप देखिए ये जो चित्र है ये अदरक का चित्र है, जिसमें अदरक के तने पर काफ़ी पास पास पर्व संधियाँ उपस्थित हैं और इन पर्व संधियों पर शल्क पत्र लगे हुए हैं जो उन कलिकाओं को सुरक्षित रख रहे हैं। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो इन शल्क पत्रों के पीछे दबी हुई कलिका विकसित होकर नया पौधा बना सकती है, वहाँ से शाखाएं
निकल सकती हैं। अगर इस अदरक के मैं 2 टुकड़े कर दूं तो इससे भी पौधे बनेंगे और इससे भी आगे पौधे विकसित हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अदरक के छोटे से टुकड़े से हम कई पौधे प्राप्त कर सकते हैं। मैं वापस से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बने हुए पौधे आपस में क्लोन होंगे। ठीक इसी तरह इसी आलू से विकसित होने वाले पौधे आपस में क्लोन होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक सूचना बिल्कुल एक जैसी ही है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि कायिक प्रवर्धन के दौरान उत्पन्न होने वाले पौधे परस्पर क्लोन होंगे। एक आलू से अगर हमने 4 पौधे विकसित किए तो चारों परस्पर क्लोन होंगे। अब इसी कायिक प्रवर्धन में हम बात करेंगे पत्तियों की। प्यारे बच्चों, पत्तियों में भी प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। कुछ उदाहरण है हमारे पास। एक उदाहरण है अगेव। अगेव की पर्णपत्रकलिका के अंदर नए पौधे बनाने की क्षमता होती है अगेव में। ठीक इसी तरह पत्थर चट्टा एक पौधा है जिसकी पत्तियों में सीमांत किनारों पर छोटी छोटी कलियां पाई जाती हैं, बड पाई जाती हैं, और जब ये पत्ती अपने पौधे से अलग होती है, ज़मीन पे गिरती है, तो वहाँ पर उस मिट्टी से ये पोषण प्राप्त करती हैं, और पोषण प्राप्त करने के साथ साथ जो कलिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और एक ही पत्ती से कई सारे पौधे विकसित हो जाते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक ब्रायोफिल्लम की लीफ हम इसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर सीमांत इलाकों में, सीमांत शिराओं के सिरों पर यहाँ पर कलिकाएं उपस्थित होती हैं और इन कलिकाओं से नए पौधों का विकास हो जाता है। ये है ब्रायोफिल्लम, पत्थर चट्टा, अगेव और ब्रायोफिल्लम। इनमें पत्तियों के द्वारा नए पौधों को विकसित करने की क्षमता होती है। इसी तरह मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ भूस्तरी का, जिसे हम ऑफसेट भी कह रहे हैं। ऑफसेट, ऑफसेट क्या है? कुछ पौधे जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, तो इन जलीय पौधों के तने पानी की सतह पर तैरते हुए होते हैं। इन तनों को ही हम नाम दे रहे हैं भूस्तरिका या ऑफसेट। यहाँ पर आप देखिए, ये जलकुंभी का पौधा है जिसमें पर्व संधियों पर पत्तियाँ निकली हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पर्व है। वास्तव में ये संरचना पर्व है जिसे हम भूस्तरिका नाम दे रहे हैं। ये वाला हिस्सा पर्व संधि है जहाँ पर पत्तियाँ भी निकली हुई हैं और जड़ें भी निकली हुई हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जड़ें और पत्तियाँ निकली हुई हैं। ये जो भाग है पर्व, ये पर्व पानी की सतह पर ऊपर तैर रहा है। अगर किसी कारण से ये यहाँ से पर्व टूट जाए तो ये 2 स्वतंत्र पौधे बन जाएंगे। 2 स्वतंत्र पौधे बन जाएंगे और पुनः ये आपस में क्या होंगे? क्लोन होंगे, आपस में क्लोन होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम एक नई विधि पे जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन बच्चों, ये तो हमें पता है कि पौधे के विभिन्न भाग नए पौधों को विकसित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक पौधे की समस्त जीवित कोशिकाएं ऐसी क्षमता रखती हैं कि वो अपने जैसा नया पौधा विकसित कर सकती है। ये एक विशिष्ट गुण है पौधों के अंदर, पादपों के अंदर, कि प्रत्येक जीवित कोशिका अपने जैसा नया पौधा विकसित कर सकती है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर हम पौधों का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ उत्तक हैं, उन उत्तकों के माध्यम से हम नए पौधों को विकसित कर सकते हैं, जिसे हम
प्लांट टिश्यू कल्चर पादप उत्तक संवर्धन के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम जानें कि माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है। पादपों के जीवित अंग या कोशिकाएं संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता रखते हैं। इसी क्षमता के कारण पौधे की पत्तियों का एक छोटा सा भाग भी पूरे पौधे को विकसित कर सकता है। सूक्ष्म कैलस, यह कैलस ही आगे कई सारे पौधों को जन्म देता है। इसके लिए हमें विशेष वातावरणीय परिस्थितियां प्रदान करनी पड़ती है। हार्मोन्स का विशेष संगठन का हमें प्रयोग करना पड़ता है। इस अविभेदित कैलस से जड़ों का निर्माण होता है। इस अविभेदित कैलस से बाद में प्रहरों का निर्माण होता है। तो इस अविभेदित उत्तक से कई सारे छोटे छोटे पौधे विकसित किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। मैं वापस से आपको बता दूं, ये सभी बने हुए पौधे आपस में क्लोन होंगे क्योंकि इनकी आनुवंशिक सूचना समान है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस की जाती है, ये प्रक्रिया जो है, ये कहलाती है प्लांट टिश्यू कल्चर। यानी कि पादप के एक छोटे से भाग को लेकर हम उसे अविभेदित उत्तक में विकसित करते हैं और इस बने हुए उत्तक का संवर्धन करते हैं। इस संवर्धित उत्तक से हमें कई सारे पौधे बहुत कम समय में प्राप्त हो सकते हैं जो कि परस्पर क्लोन होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अलैंगिक जनन की कई सारी विधियों के बारे में जाना और पढ़ा। मैं वापस से आपको एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ कि हम इस क्लास में क्या पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले जाना कि जीव क्या हैं, जीव के क्या लक्षण हैं। इसके बाद हमने जीवन अवधि के बारे में जाना। इसके बाद हमने प्रजनन को समझा कि प्रजनन क्या है, प्रजनन के प्रकार क्या हैं। प्रजनन के दो मुख्य प्रकार हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इस अलैंगिक जनन के अंदर हमने यहाँ पर कई सारी विधियों का जिक्र किया जो कि द्विखंडन से शुरू होकर अंततः अंतिम बिंदु के रूप में हमने यहाँ पर माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन को पढ़ा है। तो अलैंगिक विधियाँ बहुत ही सरल प्रकार की होती हैं, बहुत तेज़ी से होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो सजीव अपने संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने जैसे नए जीवों को बनाने के लिए, बिना उनमें आनुवंशिक परिवर्तन किए बिना नए जीवों को बनाते हैं, कई विधियों से बनाते हैं और बने हुए जीव आपस में क्लोन होते हैं क्योंकि उनकी आनुवंशिक सूचनाएं समान होती है। धन्यवाद।